और बहुत सारे संगठनों से क्राई, इस सब संगठनों से लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो सब लोग आरटी फोरम के साथ मिल के काम करते हैं। तो हमने ये सोचा कि इस परिस्थिति में, जबकि एक भीषण संकट से हम लोग गुजर रहे हैं और हमारे बच्चे उससे भी ज्यादा बड़े संकट से गुजर रहे हैं, क्योंकि स्कूल बंद है, वो सब घरों में है वो लोग, और बहुत सारी मुश्किलें उनके सामने खड़ी हैं। खासतौर से वो बच्चे जिनके अधिकारों के लिए हम लड़ते रहे, जिनके लिए हमने राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट बनवाया, फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट हम लोग लाए, फिर उस एक्ट को लागू करने में हम लगे रहे, और उस एक्ट के आने के बाद बहुत सारा जो है इनरोलमेंट भी बढ़ा और एक नया उत्साह भी लोगों में गया कि सरकार के जरिए सभी को शिक्षा मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी। वो सारे लोग इस समय स्कूलों से बाहर हैं और एक भीषण त्रासदी के दौर से गुजर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि एक कोरोना के संकट के साथ साथ एक खाने का, भोजन का भी संकट लोगों के सामने है, शेल्टर का संकट सामने है, और बच्चों के प्रोटेक्शन का इशू है, साइको सोशल इशूज है। ये बहुत सारे इशूज हैं जिन पर हमें बहुत सारी चिंता है। हमने सोचा कि इस मौके पर हम, क्योंकि हम लोग सब इस शिक्षा के अधिकार कानून को और बच्चों की सुरक्षा और रक्षा के लिए एनसीपीसीआर के पास जाते हैं कि वो मॉनिटर करें इसको, और उनको ये मॉनिटरिंग का अधिकार भी सरकार की तरफ से दिया गया है, पार्लियामेंट की तरफ से दिया गया है। तो इसलिए हमने सोचा कि ये एक सिविल सोसाइटी और एनसीपीसीआर जो मॉनिटरिंग के लिए एक कमीशन है, इंडिपेंडेंट कमीशन है, उसके साथ मिल करके एक इन मुद्दों पे हम चर्चा करें और कोई रास्ता निकालें, कोई गाइडलाइन और कोई इस तरह का हम डायरेक्शन डेवलप करें, जिससे कि देश के करोड़ों बच्चों की सुरक्षा हो सके और उनके शिक्षा के अधिकारों की रक्षा हो सके। और प्रियंक कानूनगो जी, आप जानते हैं कि शुरू से ही राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रति बहुत ही सिंसियर अप्रोच उनका रहा है। जब वो सदस्य थे एनसीपीसीआर के, तब भी आरटी फोरम के प्रोग्राम्स में आते थे, और उसके बाद चेयरमैन होने के बाद लगातार उनका सहयोग हमको मिलता रहा है। और आरटी के प्रति उनका कमिटमेंट कई मौकों पर हमने देखा है कि बच्चों के, और एक उनका बड़ा अटूट विश्वास कि ये यूनिवर्सलाइजेशन हो नहीं सकता अगर सरकार उसके लिए पूरी ताकत लगा के प्रयास न करे, और आरटी एक उसका एक बहुत बड़ा टूल है। ये उनका एक अटूट अविश्वास है, यही हमारे और उनके बीच में एकता के बिंदु बनते हैं। बहुत सारे प्रश्न हम लोगों के बीच में हो सकते हैं जिनमें हम असहमत हों, लेकिन ये कि आरटी को लेकर के सभी को समान अवसर उपलब्ध कराए जाए और शिक्षा को यूनिवर्सलाइज किया जाए, ये हमारे बीच में एक मजबूत अंडरस्टैंडिंग है आरटी फोरम और एनसीपीसीआर के बीच में। तो हमने सोचा कि इस मौके पर हम बातचीत करें इस सवाल पर कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत सारे इधर मुद्दे उठ गए हैं। जैसे ऑनलाइन एक बहुत आजकल काफी चर्चा में है और हर तरफ ये देखा जा रहा है। तो ऑनलाइन की जब बात होती है और ये अगर लेजिटिमाइज होती है आगे जाके, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि कोरोना वायरस लंबे समय तक रहेगा और इसके साथ रहना और जीना हमें सीखना चाहिए, तो उसी तरह के सिस्टेमिक अरेंजमेंट्स भी हमको करने होंगे। तो अगर वो सिस्टमिक अरेंजमेंट्स करने होंगे और उस सिस्टमिक अरेंजमेंट्स में अगर की थिंकिंग जो है वो ऑनलाइन के इर्द गिर्द है शिक्षा को आगे बढ़ाने की, तो फिर वो बहुत ही लिमिटेड लोगों के इर्द गिर्द सिमट के शिक्षा रह जाएगी, और हमारे 3/4 बच्चे, कहिए 80% बच्चे जो है, जो गांव में रहते हैं, मजदूरी उनके परिवार के लोग करते हैं, लॉकडाउन के कारण जिनके नौकरियां चली गई हैं, जो शहरों से आप जा रहे हैं, देख रहे हैं किस पैथेटिक कंडीशन में वापस लौट रहे हैं। आज भी महाराष्ट्र में 16 मजदूर, 15 मजदूर ट्रेन से कुचल करके मर गए। ऐसे परिवारों के जिनके बच्चों को शिक्षा देकर हम एक भारत का एक बहुत ही मजबूत नागरिक बनाने के बारे में सोचते हैं, एक इक्विटेबल सोसाइटी बनाने के बारे में सोचते हैं, उनका फिर शिक्षा का क्या होगा अगर सारी चीजें इसके इर्द गिर्द घूमती रही। और फिर उनके सामने और क्या मुश्किलें हैं, इन सब पे चर्चा करने के लिए हम लोगों ने आज हमें बहुत खुशी है कि प्रियंक कानूनगो जी ने हमारा अनुरोध स्वीकार किया कि हमारे साथियों के साथ मिलकर इस पर चर्चा करेंगे। शाम को उन्होंने एक और मीटिंग भी बुलाई है जिससे बहुत सारे लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया है, और वो लगातार इस मोर्चे पर सक्रिय हैं।
तो मैं एक तो अपनी मीटिंग ERT फोरम के साथियों की तरफ से उनका स्वागत करता हूं इस मीटिंग में। और हम जो आज का ये पूरी मीटिंग है, इसमें हम लोगों ने फॉर्मेट तय किया है कि हम प्रियंका कानूनगो जी से अनुरोध करेंगे कि वो ये बताएंगे कि वो इस दौर में जो ये समस्याएं, क्योंकि उनको मालूम है, जमीन से जुड़े हुए आदमी है, इसलिए उनको मालूम है कि क्या क्या समस्याओं से हमारे बच्चे गुजर रहे हैं। तो वो उस पर NCPCR के क्या क्या इनिशिएटिव है उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा जानकारी देंगे। इसके बाद फिर हम जो RT फोरम और इसके पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन देश भर में फैले हुए हैं, उन सब ने मिलके एक मेमोरेंडम प्राइम मिनिस्टर को दिया है। उस मेमोरेंडम में हमने बहुत सारे कंसोलिडेटेड आस्क्स रखे हैं, उन पर बेस्ड एक प्रेजेंटेशन एंजेला तनेजा जी हमारी RT फोरम की बहुत पुराने फाउंडर साथी हैं, वो रखेंगी और उसके बाद फ्लोर डिस्कशन के लिए ओपन किया जाएगा। हर साथी को 3 से 5 मिनट तक कंक्रीट सुझाव कि NCPCR क्या पहलकदमी ले सकता है, क्या इंटरवेंशन कर सकता है ऐसी परिस्थिति में, क्या रिकमेंडेशन उसको सरकार के लिए भी करना चाहिए, इस पर अपनी बात रखेंगे। अपने इलाके की जो पर्टिकुलर जो सिचुएशन है उस पर बेस करके वो सुझाव रखेंगे। और फिर जो ओवरऑल हमारा जो प्रेजेंटेशन है उस पर भी अगर कुछ लोगों को कमेंट करना होगा, क्योंकि इसमें राइट टू ECD अलायंस के लोग भी हैं जो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए काम करते हैं। इसमें वो लोग भी हैं जो डिसेबल बच्चों के लिए काम करते हैं, वो लोग भी हैं जो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चों के लिए, स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए काम करने वाले संगठन भी इसमें। तो बहुत सारे जो बच्चे जो अलग अलग परिस्थितियों में जूझते हैं, उन सब बिंदुओं पे काम करने वाले लोग आज ये शिक्षा के अधिकार मंच के साथ यहाँ मौजूद हैं। तो मैं चाहूंगा कि 3 से 5 मिनट का एक इंटरवेंशन हो। ये मीटिंग 1 घंटे की है, इसलिए समय का ध्यान रखेंगे और कंक्रीट पॉइंटेड बातें अपनी रखेंगे। तो मैं इसी के साथ आप सबका स्वागत करते हुए और विशेषकर प्रियंका कानूनगो जी जो हमारे बहुत ही अजीज हैं और बहुत ही अच्छे RT फोरम के शुभचिंतक भी हैं, NCPCR के चेयरमैन, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपना वक्तव्य दें और इसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन के लिए आगे बढ़ें। धन्यवाद। प्रियंका कानूनगो जी। प्रियंक जी, आप हमारी बात सुन रहे हैं? हेलो हेलो हेलो। प्रियंक जी, शायद आपकी लाइन म्यूटेड हो। किसकी? प्रियंक जी की? हाँ, प्रियंका कानूनगो जी। अगर बाकी सब लोगों के माइक्रोफोन्स बंद होंगे तो मेरी आवाज सुन पाएंगे। हाँ। बहुत धन्यवाद अमरीश भाई और RT फोरम से जुड़े हुए सभी पार्टनर NGO, आप सभी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इस संकट के समय में आयोग के साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए खड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। आप लोग भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाज में बच्चों की और समाज में पीड़ित परिवारों की मदद करने के काम में लगे ही हैं। जो मुद्दे हम लोगों के सामने सबसे ज्यादा विकराल स्थिति में खड़े हुए हैं, उनमें से एक तो ये है कि पोस्ट लॉकडाउन आउट ऑफ स्कूल ट्रैफिकिंग, इस तरह की समस्याएं बढ़ सकती हैं। एक तो हमें उस पर बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग और चेक रखना पड़ेगा और उसमें आप सभी संस्थाओं से जो अपेक्षा है वो ये है कि आप आयोग के आंख कान बनकर हमको कंप्लेंट्स भेजने का काम कम से कम कर सकेंगे ज्यादा से ज्यादा तादाद में। देखिए, पिछले 1 साल में आयोग ने जो जो अपना मूल काम है उसमें खासी प्रगति की है और पिछले वर्ष हम लोग साल भर में 5000 के तकरीबन शिकायतों का निपटारा किया करते थे, जो आयोग का मूल काम है, जो हमारा बेसिक काम। इस वर्ष लॉकडाउन लगने तक, मार्च के आखिरी सप्ताह तक
हम लोगों के पास लगभग 40,000 शिकायतें ऐसी थी जिन पर हम काम कर रहे थे। तो हमने अपनी क्षमता को 8 गुना बढ़ा पाए हैं, और इस 8 गुना क्षमता बढ़ाने में जो हमारे लिए मददगार हैं वो आप लोग। आप लोगों के माध्यम से हम सीधे बच्चों तक पहुंच पाते हैं और शिकायतें हम तक आ पाती हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि अगर हम शिकायतों पर काम नहीं कर रहे हैं तो हम अपने काम के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। जब तक हमारे पास शिकायतें नहीं होंगी, हम जो बोलते हैं कि हमारे पास ग्राउंड सिचुएशंस हमने असेस कर ली और हम रिकमेंडेशन सरकार को दे रहे हैं, तो ग्राउंड सिचुएशन असेस करने का आयोग के पास जो तरीका है वो केवल शिकायतों के माध्यम से ही है, ऐसा हमारा मानना है। और शिकायतों का जितना ज्यादा हम निपटान करेंगे और जितनी शिकायतें अपने पास दर्ज करेंगे, उतनी ज्यादा हकीकत से हम रूबरू हो पाएंगे और सरकारों को रिकमेंडेशंस के रूप में हकीकत से रूबरू करा पाएंगे। तो ये आपसे गुजारिश है कि एक भी बच्चे के बारे में जो भी सूचना आप तक पहुंचती है, कृपया करके शिकायतें जरूर हो। दूसरी बात, आप लोग अगर आयोग की वेबसाइट को एक बार देखेंगे, अभी सब तक कॉपी पहुंचाना शायद संभव नहीं है, लेकिन मैं लिंक यहाँ पे, परमिंदर आप लिंक यहाँ चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। जो चाइल्ड लेबर में रेस्क्यू वाली एक समस्या देश भर में हमने महसूस की है। देखिए, चाइल्ड लेबर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कानून बहुत सख्त बना हुआ है। कानून बनवाने के लिए आप लोगों की एडवोकेसी और सरकार के प्रयास दोनों के माध्यम से कम ये तो तय हो सका है कि बाल श्रम एक संज्ञेय अपराध है, और बाल श्रम के मामलों में क्या तो एफआईआर दर्ज होना जरूरी है, ये लाजमी हो जाता है। लेकिन हमको बाल श्रम के मामलों की समुचित संख्या में एफआईआर देश में नहीं मिलती, और ये कानून के ठीक ठीक इम्प्लीमेंटेशन ना होने का कि हम बहुत ही ज्यादा ढीला ढाला रवैया अपना लेते हैं इन चीजों को लेकर। तो एफआईआर जहां कॉग्निजेबल ऑफेंस में दर्ज होना चाहिए। सीडब्ल्यूसी को कानून ने बहुत सशक्त बनाया है, लेकिन ग्राउंड पे उसका इम्प्लीमेंटेशन उतनी सशक्तता से नहीं हो पा रहा है, जिस कारण जो लोग आप लोग चूंकि आरटीई फोरम से जुड़े हुए और बाल श्रम के मुद्दों पर जमीन पर बहुत ही बारीकी से काम कर रहे हैं, आपके समक्ष ये बात रखना चाहूंगा कि एक बच्चे को जब हम रेस्क्यू करते हैं, रेस्क्यू करने के बाद उसको सीडब्ल्यूसी में प्रोड्यूस करना है, डीजे एक्ट कहता है। उसके बाद उसके बैक वेजेस असरटेन करवाने के लिए एक लेबर डिपार्टमेंट की कार्रवाई होती है। पुलिस वाले हमेशा ये कहते हैं कि भाई लेबर डिपार्टमेंट जो एफआईआर लिखाएगा तब हम एफआईआर लिखेंगे। उसके बाद एसडीएम के पास उस बच्चे को 164 सीआरपीसी के स्टेटमेंट के लिए ले जाया जाता है। तो ये सब जो इतना घालमेल है, इसमें होता ये है कि बच्चा न्याय मिलने की पहली स्टेप चढ़ने के पहले ही कहीं ना कहीं सिस्टम से छूट जाता है, और ना तो उसे कंपनसेशन मिल पाता, ना उसके परिवार के साथ वो रियूनाइट उस तरीके से हो पाता। इस बीच जो कल्पेट है, जो एक्यूज्ड है, जो व्यक्ति उससे बाल श्रम करवा रहा था अनैतिक रूप से, वो फैमिली के साथ बातचीत कर भी लेता है, क्योंकि 164 के बयान दर्ज कराने के लिए हम सब लोग जो ग्राउंड पे काम करते हैं जानते हैं कि एसडीएम ही 7-8 दिन का समय ले लेता है। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए सिंगल विंडो एजेंसी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कैसे हो सकती है, और क्या क्या कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल सीडब्ल्यूसी को करना चाहिए, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लगभग साल भर की मेहनत के बाद कमीशन ने बनाया है, जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल है। आपसे अनुरोध है कि एक बार उसको पढ़िए और उसको प्रसारित करने में हमारी मदद करिए। पोस्ट लॉकडाउन बिल्कुल एकदम बहुत ही इफेक्टिवली अगर हम काम करना चाहते हैं तो ये काम करेगा। स्ट्रीट चिल्ड्रन की समस्या जो है, स्ट्रीट चिल्ड्रन को एक सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, लेकिन हमको इसको लीगल तरीकों से ही फेस करना पड़ेगा, और जो भी कानूनी मदद बच्चों को मिलनी चाहिए वो तत्काल मिलनी चाहिए। हम लोगों ने सेव द चिल्ड्रन के साथ मिलकर एक एसओपी 2017 में एनसीपीसीआर ने बनाई थी। अब वक्त है उसको हम रिविजिट कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि एक हफ्ते 8 दिन के समय में हम एक नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लेकर आएंगे।
आप सभी से ये अपेक्षा रहेगी कि सड़क पे जो बच्चे हैं उनकी तत्काल मदद होनी चाहिए और इसमें जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हम सबको अपनानी पड़ेगी। ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह वक्त का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं कि सड़कों से जो बच्चे हटके बस्तियों में, गांव में, शेल्टर्स में गए वो वापस सड़क पे ना आए। इसके प्रिवेंशन के लिए हम जो कुछ भी करते हैं वो सब हमको इस वक्त में करना चाहिए। और आज ज्यादा सुनने का मौका है, आप लोग जो बताएंगे, मैं अमरीश भाई आपसे दरखास्त करूंगा कि एक आखिर में 5 मिनट का समय मैं और लेना चाहूंगा। जब सबका सब कुछ सुनने के बाद 5 मिनट में कैसे हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, इतना आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करना चाहूंगा। तो मैं आगे अमरीश जी के हवाले छोड़ता हूं और एक एक करके सभी पार्टनर्स की बात हम लोग सुन सकें, ये आपसे गुजारिश करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंक जी। और मैं अब एंजेला तनेजा से अनुरोध करूंगा कि वो जो एक हम सब का एक कंसोलिडेटेड व्यू है प्रेजेंटेशन में, उसे वो रखें। एंजेला जी। तो I will use a combination of Hindi and English because for the interest of those in the South who need a bit of understandable language, I've been trying to translate in the chat box. So people who have issues with Hindi, I will try to at least get the summary again across. In whatever so language as far as the presentation is concerned, the text is in any case in English. So therefore, at least the next bit should be simpler for a bilingual audience. तो मुख्य रूप से प्रस्तुति डिवाइडेड है दो भाग में। एक है कि हमारा जो मेमोरेंडम के जो आस्क्स हैं, और दूसरा इन आस्क्स को पूरा करने के लिए व्हाट कैन। अंजला जी, आप जिस भाषा में कंफर्टेबल है उसमें बात करिए, हम सब लोग समझ लेंगे। हम सब लोग समझ लेंगे। Therefore, आस्क्स जो हैं वो एक तो वो, और दूसरा हम NCPCR से हमारी क्या इनको पूरा करने के लिए, इसको रियलाइज करने के लिए what are some of the tangible suggestions in terms of how to realize this. So therefore पहले 4 हिस्सों में है, 3 हिस्सों, मुख्य रूप से 3 या 4 हिस्सों में है। पहला है हिस्सा of demands which are related to right to health and nutrition of children, which is smooth implementation of the of the notification of home delivery of midday meal, क्योंकि अभी भी कई घरों में मध्याह्न भोजन का जो खाना है वो नहीं आ पा रहा है, या तो रियल इम्प्लीमेंटेशन बॉटलनेक्स की वजह से, या क्योंकि जो निर्णय हुआ है कि पैसा ही बच्चों के खाते में आएगा। Therefore, by default, given supply chains are disrupted, there are issues there. स्वास्थ्य का मसला है, से जुड़ा हुआ है रैपिड टेस्टिंग का, जो जरूर बहुत अच्छा कदम उठाया है सरकार ने कि कम से कम गरीब परिवारों के लिए निःशुल्क टेस्टिंग किया है, परंतु मध्यम वर्ग और लोअर मध्यम वर्ग जो सरकारी इंश्योरेंस के बेनिफिट के कवरेज में नहीं है, उनके लिए अभी भी 4,500 इंटू 4 घर का परिवार, 4 जनों का परिवार अभी भी महंगा है। और जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए पीपीईज की कमी है, जिससे परंतु साथ ही साथ जो नीचे जिसका जिक्र है कि हेल्थ सर्विसेज डिसरप्टेड हैं, जिसमें विशेषतः बच्चे का जो एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, मेडिकेशन, एसेंशियल मेडिसिन का सप्लाई डिसरप्टेड है, जो यदि इंटरवेंशन हो सके तो अच्छा है। गरीब परिवारों से के बच्चों के ऊपर गरीबी का असर पड़ता है। Therefore, it's good that there are cash transfers under the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, परंतु शायद बेहतर होता यदि वो मिनिमम वेज के लेवल तक का होता। माइग्रेंट बच्चे जब अब परिवार अब वापस घर लौट रहे हैं,
तो यदि उनको इमीडिएटली जो नियरेस्ट स्कूल है उसके साथ उसका लिंकेज बैठा सके तो बेहतर। क्योंकि उनके जो स्कूल्स में से सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें मध्याह्न भोजन, जिसमें यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक्स, वो जो न्यूनतम जो सेवाएं हैं वो मिल जाए तो शायद उनके उनके वेलफेयर में मदद मिलेगी। Possible actions from the commission, we understand that there is a migrant policy that is under development. It would be possibly the NCPCR can intervene to provide a child-centered input. If you need help from us in developing some recommendations, we can. We obviously have some opinions on this, so we can share our views. और जैसे आपने बोला कि रिपोर्टिंग वायलेशंस के, yes, we can send complaints, but also if you could, you're already doing it, but possibly more active on issues of health and nutrition rights would be probably appreciated. Second, जो बड़ा हिस्सा है वो प्रोटेक्शन का है। घर में बच्चे जब फंसे हैं तो हम the home is not an oasis of safety for everyone. Therefore helplines और अन्य child protection के जो measures हैं वो कई दफा by and large essential services में गिने नहीं जाते हैं। Therefore your intervention to declare child helplines and other child protection measures as essential services so that at least helplines function uninterrupted, वही डिमांड महिलाओं के हेल्पलाइंस की है। So similarly, that is an unresolved issue from a child safety, child protection lens that we thought we should की भूमिका कुछ अनइंटरप्टेड केयर प्रोविजन के साथ साइकोसोशल फर्स्ट एड और उनके स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ के लिए किस तरह की भूमिका हो सकती है, उसके लिए शायद टीचर्स की खुद की कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। शेल्टर होम्स और माइग्रेशन रूट्स पे बच्चों के सेफ्टी के सवाल उठ रहे हैं, उनके ऊपर शायद कुछ करने की जरूरत है। Since it's now almost 2 months of school closure, the urgent mechanism to track enrolled children and identify those who might drop out, जिनके child marriage की संभावना हो रही है, जिनके trafficking की संभावना है, all those instances there needs to be a mechanism for at the community level, SMCs, CPCs, CWCs, जो भी माध्यम अपनाए जाएं। चाइल्ड लेबर पे तो चर्चा हो ही चुकी है। जब स्कूल खुलेगा तो वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड और उनके खुद की डिसइंफेक्शन का मसला निकलेगा, क्योंकि schools by and large have been converted into the centers for either quarantine centers or relief centers. जब तो इसलिए immediate reopening may be problematic in a lot of cases, and as and when they reopen, water and sanitation facilities and disinfection would be critical. The possible action, क्या NCPCR की तरफ से कुछ recommendations so that post lockdown reopening of schools पे drop out की बच्चों के drop out पे control हो, and some intervention immediately to declare child helplines as essential services. Lastly, right to education. जैसे अमरीश भाई ने शुरू में बोला था कि a lot of efforts to ensure uninterrupted education are online. रूरल एरियाज में सरकारी आंकड़ा देखें तो सिर्फ 15%, 16% घरों में इंटरनेट की फैसिलिटी है, और घर में इंटरनेट फैसिलिटी है का मतलब नहीं है कि हर बच्चे तक वो फैसिलिटी है। एक से ज्यादा बच्चे भी परिवार में होते हैं
जिनको दोनों को वही एक मोबाइल फोन चाहिए होता है जो पिता का है. So therefore, there are online programs are. We're not saying all online programming is bad, but fundamentally from a human rights lens, from an equality lens, from an equity lens, how can online education be more made equitable and non-discriminatory is an issue that all of us felt was critical to flag. कंटेंट टीवी पे कुछ हद तक नेशनल हिंदी में और अंग्रेजी में और कुछ हद तक रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसमिशन शुरू हुआ है, अच्छी बात है, परंतु शायद और स्थानीय भाषाओं की जरूरत है. उसके साथ साथ जिनके पास ना फोन है, जिसके पास घर पे ना टीवी सेट है, जिसके पास मोबाइल फोन सिर्फ पिता के पास है, उन घरों के जरूरतों को पूरा करने के लिए शायद एटलीस्ट होम डिलीवरी ऑफ ऑल टेक्स्ट बुक्स एट द अर्लीस्ट और एक्स्ट्रा प्रिंट और प्ले मटेरियल जैसे कि बच्चों के अधिकार का बिल्कुल हनन नहीं हो, उसमें मदद मिलेगी. टीचर्स, पेरेंट्स, एसएमसीज टच में रहें बच्चों के साथ. एक्सेलरेटेड लर्निंग करिकुलम हो, जैसे कि फिर से एकेडमिक कैलेंडर का चेंज हो, so that it's not, we are not only relying on the internet but there are also offline modes. Teachers के खुद की ट्रेनिंग, टीचर्स के खुद की पीपीईज और इंश्योरेंस, यदि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो घरों में जाएं और संपर्क रखें बच्चों के साथ, और हम एक्सपेक्ट करें कि वो टेक्स्ट बुक और अन्य मटेरियल भी घर तक पहुंचाए, तो उसके टीचर्स के भी मसले हैं. स्कॉलरशिप हर बच्चे को मिले. साथ ही साथ लगभग हर प्रदेश में से कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स आर स्टिल चार्जिंग फीस and are still in some cases in raising extra fees. So therefore some level, जिस तरह से notification निकला है under the disaster management authority rules for children not to be displaced who are living in hostels, can something of this sort be also issued to ensure that private schools do not enforce collection of fees and certainly do not hike their fees until the normalcy is restored. और साथ ही साथ इस मुश्किल हालात में पब्लिक सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और विशेषतर इस परिप्रेक्ष्य में जब प्राइवेट स्कूल्स के फीस के वजह से काफी हद तक ड्रॉप आउट होने की संभावना है बच्चों की, उसके लिए सरकारी सिस्टम को भी और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है. आपसे जो अनुरोध है ह्यूमन राइट्स लेंस से कुछ गाइडेंस from digital education to ensure equity and non-discrimination. Section 1211 of the Disaster Management Act में से order निकले moratorium on private schools charging or hiking fees, और उसके आधार वो शायद एक हद तक एक subsequent national framework of regulation of private schools के लिए precursor भी हो सकता है. और Ministry of Home Affairs में 11 कमिटीज हैं जो अधिकतर हेल्थ के मुद्दे पर हैं, परंतु शायद एक बच्चों के अधिकार और बच्चों की शिक्षा के मुद्दों के लिए भी शायद एक डेडिकेटेड कमिटी और डेडिकेटेड स्पेस की जरूरत है. उस पर भी यदि कमीशन का इंटरवेंशन होगा तो शायद अच्छा रहेगा. अंत में ये सब करने के लिए कुछ प्रोसेस से रिलेटेड सजेशंस हैं. एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आने की पूरी संभावना है, जो वर्तमान के खबर देखे तो, given the fact that COVID has created some issues, so we're not sure, but would there be a scope for NCPCR or the need for NCPCR to intervene to influence this from a human rights lens, from a lens of COVID at this point in time. Secondly, NCPCR, SCPCRs के साथ
एक मीटिंग यदि रखें इन सारे मुद्दों के ऊपर टू टेक दिस एजेंडा फॉरवर्ड। इस समय PABs का प्रोसेस चल रहा है, तो maybe having some sort of checklist, some sort of guidance, some sort of framework from NCPCR to make the state level plans more COVID responsive and more child centered. हमारे आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने पंचायतों तक सीधा आउटरीच किया है। साथ ही साथ यदि बच्चों के सेफ्टी, बच्चों के कंप्लेंट्स के रिड्रेसल का मसला भी पंचायतों तक इस समय जाए तो अच्छा रहेगा। NCPCR का अपना GR मैकेनिज्म में क्या बदलाव की कुछ जरूरत है इस समय जब ऑफलाइन मोड्स आर नॉट अवेलेबल, possibly something to discuss, ponder. Lastly, highly appreciated कि रेगुलर इंटरवल्स पे आप सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे रेगुलर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं जो बच्चों के से रिलेटेड मुद्दों के ऊपर। सुझाव थोड़ा एक आया था कि बच्चे खुद यदि उन प्रक्रियाओं में और ज़्यादा एक्टिवली शामिल हो सके और बच्चों के अधिकारों के जो मुद्दे हैं वो भी उसमें ज़्यादा, विशेषकर जो इस परिप्रेक्ष्य में रोजी रोटी, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रोटेक्शन से रिलेटेड वो भी उसमें शामिल हों तो शायद और ज़्यादा वाइडन फ्रेमवर्क को वाइडन करेंगे तो शायद और ज़्यादा ट्रैक्शन मिल सकती है। बट इट्स रियली अप्रिशिएटेड दैट्स वन ऑफ द बॉडीज दैट्स रीचिंग आउट रेगुलरली ऑन वेरी रेगुलर इंटरवल्स टू पीपल एट इन दीज डिफिकल्ट डेज। धन्यवाद। Okay, thank you, Anjana. It's a very comprehensive presentation, and thank you for your effort to prepare this type of presentation. तो अब हम जो है इसको डिस्कशन को ओपन करते हैं, और जैसा प्रियंक जी ने कहा कि वो सबको सुनना चाहते हैं और वहाँ से बहुत सारे रिकमेंडेशंस वो लेना चाहते हैं, तो मैं अपने साथियों से चाहूँगा कि वो कॉन्क्रीट बात करेंगे। हमको मालूम है कि हमारे राज्यों में जो भी साथी हैं वो काफ़ी इस समय रिलीफ के कामों में लगे हुए हैं, और मैं उनके फोटोग्राफ्स लगातार रिसीव कर रहा हूँ झारखंड से, उड़ीसा से, दूसरे और इलाकों से, कि वो लोग काफ़ी उन लोगों को जिनके रोजगार ख़त्म हो गए या जिनके पास खाने के लिए नहीं है या जिनके पास बहुत सहारे नहीं है, उन सब के लिए बहुत सारा मदद कर रहे हैं। खाना, प्रिपेयर्ड खाना भी, राशन भी, ये सब पहुंचाने का काम कर रहे हैं, मेडिकल असिस्टेंस भी कर रहे हैं। तो वो सब बातें सब मालूम है, हम सब लोग जानते हैं। तो इसलिए अभी जो कॉन्क्रीट अर्थों में उनके इलाकों में क्या इंटरवेंशन करने से, NCPCR के करने से ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, या लॉन्ग टर्म भी आफ्टर कोविड, जैसा प्रियंक जी ने कहा कि उसकी हमें बहुत ज़्यादा चिंता है, तो वो आफ्टर कोविड भी क्या रिकमेंडेशन आप समझते हैं कि बहुत कॉन्क्रीट हो, उस पर रखें। तो 3 से 5 मिनट के बीच। तो मैं सबसे पहले अनिल शिक्षा संधान के और हमारे RTE फोरम के अनिल प्रधान जो उड़ीसा से हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें। अनिल प्रधान जी, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? हेलो, अनिल प्रधान जी सुन रहे हैं आप? हाँ, प्लीज। एक बात बोलूंगा, जो माइग्रेंट इशू एक बहुत बड़ा इशू है उड़ीसा के लिए, क्योंकि मोर देन 5 लाख माइग्रेंट वर्कर्स आर वर्किंग इन आउटसाइड द स्टेट। तो उनका साथ जो बच्चे हैं और जो वुमेन है का बहुत सारे इशू है, तो इसी के लिए कुछ करने से अच्छा होगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। थैंक यू। हेलो, थैंक यू अनिल जी, थैंक यू। और अभी हमारे साथी झारखंड से AK सिंह जी हैं। AK सिंह जी, या प्लीज। या बहुत सारी बातें तो उसमें आ गई है, मुझे 2 बात और यहाँ जोड़ना है। जैसे झारखंड में ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा था, तो हम लोगों ने दबाव बनाया, तो दूरदर्शन के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि एवरीडे 2 आवर्स दूरदर्शन के माध्यम से क्लासेस चलेंगे, तो रीच मोटा मोटी जो 35% था वो 75% के आसपास हो जाएगा। लेकिन जो इशू है झारखंड के लिए कि करीब 10 से 12 लाख माइग्रेंट लेबरर्स
क्यू में हैं झारखंड वापस आने के लिए, और उनके बच्चों की संख्या भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। तो एक एनसीपीसीआर की एक बड़ी भूमिका हो सकती है कि जो 6400 स्कूल्स को क्लोज किया गया था, यदि उन स्कूलों को फिर से रीओपन किया जाए तो इन बच्चों को वहां एकोमोडेट किया जा सकता है। और ये चूंकि लॉन्ग टर्म चलने वाला चीज है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके स्कूल क्लासेस खुलेंगे भी, तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा। उसके लिए जो फिजिकल स्पेस है उसका भी स्प्रेड उसी हिसाब से रिक्वायर्ड होगा। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म ऐसे चीजों को सोचते हुए यदि एनसीपीसीआर एक स्टेट को ये डायरेक्टिव दे कि जो स्कूल बंद हुए थे उनको इमीडिएटली रीओपन किया जाए ताकि बच्चों के स्पेस मिल सके और उनको एकोमोडेट भी किया जा सके, क्योंकि अभी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बच्चों की संख्या उसके हिसाब से है, और करीब हमें लगता है कि करीब 1.25 लाख बच्चे बढ़ेंगे इसमें पूरी व्यवस्था के ऊपर में, तो एक वो दबाव होगा। दूसरा एक चल रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका फीस माफ करने की बात सरकार इंस्ट्रक्ट कर रही है। तो ये सारे स्कूल ये बोल रहे हैं कि नहीं, हम अपने टीचर को पेमेंट नहीं करेंगे। तो टीचर ने क्या दोष किया भाई? 3 महीने टीचर, किसी टीचर को भी, प्राइवेट स्कूल्स के टीचर को भी नहीं पेमेंट कीजिएगा तो कैसे होगा? और एक प्राइवेट स्कूल्स के अकाउंट में 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ का अनस्पेंड बैलेंस है उनके पास में, जो वो कमाते हैं उसका। तो इसीलिए वो 3 महीना का वो फीस माफ कर दें, लेकिन टीचर की सैलरी उनको देना चाहिए। इसके ऊपर में एक नेशनली सबको जुड़ के बात रखनी चाहिए, और एनसीपीसीआर की एक भूमिका इसके ऊपर में है जो मुझे लगता है कि उसको फॉलो करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद एके सिंह जी। अब मैं, मेरे साथ सुमित्रा मिश्रा हैं जो मोबाइल क्रेचेस की डायरेक्टर हैं और शी इज हेडिंग द राइट टू ईसीडी अलायंस आल्सो। So I would like to request Sumitra to speak on about the 3 to 6 children. धन्यवाद अमरीश जी और प्रियंक सर, नमस्ते। बहुत सारी पॉइंट्स ओवरऑल चिल्ड्रंस राइट्स में अंजिला ने आरटी फोरम की तरफ से प्रेजेंट किया है, और अगर मैं सिर्फ उसमें से 2 ही चीज में अगर अंडरलाइन करूं तो एक है जो इमीडिएट रिस्पांस, जिसपे एक रिक्वेस्ट है एनसीपीसीआर अगर एक्शन ले सके, वो ये है कि आईसीटीएस में इस समय मोटा मोटा सब जगह पर हेल्थ मॉनिटरिंग, ग्रोथ मॉनिटरिंग और हेल्थ सर्विसेज बंद पड़ा है। दिल्ली में डीसीपीसीआर के तरफ से एक ऑर्डर निकला है जिसमें दे हैव अगेन रिक्वेस्टेड आईसीटीएस टू रीएक्टिवेट दो सर्विसेज। सो आई एम रिक्वेस्टिंग एनसीपीसीआर, अगर आप भी एक इस तरह का एडवाइजरी बाकी स्टेट डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट्स को दे सके कि जो टीएचआर की होम बेस्ड डिलीवरी के साथ साथ इम्यूनाइजेशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग और हेल्थ सर्विसेज का लिंकेजेस ना टूटे, क्योंकि ग्राउंड से पिछले 40 दिन में काफी रिजल्ट्स अब आने लगे हैं कि बच्चे बीमार हैं और उनको सर्विसेज नहीं मिल पा रही है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते हमारे ही प्रोग्राम में एक 1 साल की बच्ची गुजर गई बिकॉज शी डिड नॉट गेट ट्रीटमेंट फॉर हर चिकन पॉक्स। तो इस तरह की घटनाएं हो रही है। सो दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट दैट आई वांटेड टू रिक्वेस्ट, अगर एनसीपीसीआर इस पे कुछ एक्शन ले सके फॉर अदर स्टेट्स। दूसरा जो अंजिला ने कहा कि एक सरकार की तरफ से ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक न्यू पॉलिसी डेवलप हो रही है फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, और खास करके ये जो सिचुएशन पूरी दुनिया को अब दिख रहा है, जो अनइक्वल सोसाइटी में माइग्रेंट वर्कर्स रहते आ रहे हैं इतने साल में, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी आल्सो फॉर द गवर्नमेंट टू लुक एट अ न्यू पॉलिसी थ्रू द चाइल्ड लेंस। एंड अगर हम चिल्ड्रंस लेंस की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली द फाउंडेशनल लेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज इम्पॉर्टेंट, और चाहे एक पॉलिसी फॉर्म में उसको रिकॉग्नाइज किया जाए कि चिल्ड्रंस इंटीग्रेटेड नीड्स ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन, केयर, प्रोटेक्शन एंड अर्ली लर्निंग को ध्यान दिया जाए। और जो अंजिला ने भी और काफी बाकी साथियों ने भी पॉइंट रेज किया, जो रिमोट एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में नॉट बी द ओनली आंसर फॉर रिमोट एजुकेशन। हम पेरेंटल सपोर्ट को किस तरह फॉर इन्फेंट स्टिमुलेशन और एजुकेशन को हम हेल्प कर सके विदाउट टेक्नोलॉजी, यूजिंग दूरदर्शन, यूजिंग रेडियो एंड मेनी अदर मीन्स, इस पे भी थोड़ा जरूर एनसीपीसीआर ध्यान दे। थैंक यू। सो बेसिकली पॉलिसी इंटरवेंशन में भी प्लीज इसको यंग चाइल्ड लेंस को जरूर रखें। Thank you, Sumitra ji. And now I would request Seema Rajput. Is there? Care से हैं सीमा जी? हेलो सीमा, हमारी बात सुन रहे हैं?
जी जी, मैं बात सुन रही हूँ। प्लीज। या थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया। हालांकि एंजेला ने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, बट एक दो चीज़ों पे मैं फिर से थोड़ा फोकस देना चाहूँगी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पूरे देश में इस समय डिस्ट्रेस माइग्रेशन की सिचुएशन है और काफ़ी लोग अपने 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 राज्यों को, अपने जिलों को, अपने गाँव को वापस लौट रहे हैं। एनसीपीसीआर यहाँ पे एक बहुत बड़ी भूमिका बना सकते हैं कि अगर हर विलेज में और हर जगह पर हम एक ऐसा डेटाबेस बनाएं जो जहां लगातार जो बच्चे नए आ रहे हैं उनको रिकॉर्ड हम करते रहें, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि बच्चे जो हैं वो मिसिंग ना हों, क्योंकि हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग की भी बात कर रहे हैं, काफी बच्चे चाइल्ड लेबर में भी पुश होंगे। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि टाइम टू टाइम हम उस डेटाबेस को अपडेट करते रहें, देखते रहें, ताकि इन बच्चों की गणना हो सके लगातार और उनको शिक्षा से फिर से जोड़ा जा सके। दूसरा है कि कुछ चीजें हमको रिकवरी फेज के लिए देखनी होंगी और आई एम श्योर कि एनडीएमए की तरफ से काफी एफर्ट्स भी लिए जा रहे हैं और कुछ इस तरह की गाइडलाइंस भी बनाई जाएंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि गाइडलाइंस बन जाती हैं, पॉलिसी बन जाती हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है और यहाँ पर एनसीपीसीआर का रोल आता है कि वो इंश्योर करें कि जब भी स्कूल हमारे खुल रहे हैं या खुलने से थोड़ा पहले सभी स्कूल एक सेफ जोन की तरह तैयार हैं, जहाँ पे बच्चों के लिए एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट है, जहाँ वॉश की फैसिलिटीज हैं, उनकी हेल्थ चेकअप्स हैं अवेलेबल। तो इस तरह से स्कूल को हम कैसे एक सेफ जोन बनाएं, और खास तौर से लड़कियां, क्योंकि बहुत मुश्किल लगता है कि लड़कियां वापस आएंगी, खासतौर से जो एडोलेसेंट लड़कियां हैं वो वापस स्कूलों में कैसे आएं। तो ये दो तीन चीजें हैं और सबसे अंत में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनसीपीसीआर को जिम्मेदारी भी है कि आरटी एक्ट के मॉनिटरिंग की को कैसे इंश्योर किया जाए। तो मुझे लगता है आने वाले समय में एक नए सिरे से हमें मिलके इस रोल को देखना होगा कि कैसे मॉनिटरिंग को हम और स्ट्रेंथन कर पाए, ताकि सभी स्कूल सही तरीके से बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन दे सके। थैंक यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास नूर मोहम्मद जी राजस्थान से आए हैं। नूर मोहम्मद जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी 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 जी, नमस्ते। और बहुत लंबे समय से चाइल्ड राइट्स के इशू पे काम कर रहे हैं और अभी बहुत ही अच्छा लड़कियों की शिक्षा पर उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। तो मैं नूर मोहम्मद जी, कॉन्क्रीट में क्या करना चाहिए इस समय, इस सिचुएशन में, आप राजस्थान के संदर्भ में सोचते हैं? थैंक यू अमरीश जी। मैं बस दो तीन चीजों पे ही अपनी बात रखूंगा। एक तो बहुत ये अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम अपनी बात रख रहे हैं, और मुझे लगता है कि आज की सिचुएशन में मैक्सिमम बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं और स्पेस नहीं है उनके पास घर से बाहर जाने का। वो घर में कैद जैसे ही हो गए हैं, उनके पास स्पेस नहीं है बातचीत करने का। तो एक तो ये जो आउट ऑफ स्कूल या आउट ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हेल्थ सेंटर्स हो, चाहे वो आंगनबाड़ी सेंटर्स हो, ये सब जो बच्चे और जो माइग्रेंट कम्युनिटी या उस तरह की कम्युनिटी जो पहली बार पढ़ रही हैं, ये जो सारे बच्चे हैं, उनका लर्निंग लेवल पे जो इफेक्ट है, उनका चाइल्ड लेबर में जाने का जो बहुत बड़ा डर है और उनका चाइल्ड मैरिज में ले जाने का जो बहुत बड़ा काम इन दिनों में अभी चल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि कैसे एनसीपीसीआर इस बात को, क्योंकि ये बहुत ऐसा मौका अब हो गया है कि जब बच्चे सबसे ज्यादा जब वो घरों में होते हैं, कहीं वो जा नहीं रहे होते हैं, तो एडोलसेंट बच्चियों के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि उनकी शादी की तरफ उनको ले जाया जाए, और उस तरह की बातचीत बहुत घरों में चल रही है। तो मेरा बस इतना सा ही है कि ये जो एक तो बच्चों के हैबिट्स इन दिनों में बिल्कुल अनटची हो गए हैं, और ये सो कॉल्ड जो एक कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी स्माइल ऐप के थ्रू पढ़ाने की बात कर रहे हैं, जब इंटरनेट ही नहीं है, स्मार्टफोन ही नहीं है और हमारे टीचर्स ट्रेंड ही नहीं है इस तरह की एजुकेशन देने के लिए, तो उसमें कौन दे रहा है, उस मैटर क्या मैटर को दे रहे हैं, तो वो बहुत ही बड़ा इशू है कि हम किस तरह की चीजें उनको दे रहे हैं और उसमें भी कितने बच्चे उससे लाभान्वित हो पा रहे हैं। तो मेरा दो तीन चीजों पे ही है कि एक तो ये जो आउट ऑफ स्कूल या आउट ऑफ इंस्टीट्यूशंस बच्चे हो गए हैं, वो वापस कैसे आए, उसका मैकेनिज्म पे कोई अभी से बातचीत होना चाहिए। और जो चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मैरिज का जो इशू है, खासतौर से बच्चियों के साथ, जब घरों में लोग घरों में बैठे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर एडोलसेंट बच्चों के पास होता है कि हम उनको चाइल्ड लेबर की तरफ ले जाए। तो वो एक बड़ा मौका है कि हम स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल के साथ ही बातचीत करें कि कैसे इसको रोक पाएंगे। और ये जो उनकी एक आदत थी कि स्कूल रोज जाना था, वापस आना था, बहुत सारे लोगों से मिलना और बहुत सारे अलग अलग कल्चर को करना, वो वापस जो एक पैक हो गया है,
तो मुझे बस उतना सा ही लग रहा है, क्योंकि हम इन दिनों में बहुत सारे गाँव में जा रहे हैं और बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर से भी मिल रहे हैं, तो जो बच्चियों का वापस वो उसी ढर्रे में चली गई हैं बच्चियां, और पूरा एक अलग तरह का माहौल है कि वो किसी से ये सब शेयरिंग भी नहीं कर पा रही है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नूर मोहम्मद जी। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट दिगंबर फ्रॉम असम। दिगंबर जी, Yes. yeah, please. Can you hear me? Yeah. Namaste, sabko. I have only two submissions. Come to closer your mic. Yeah, Thoda close. Yeah. Just hold on. Can you hear me now? Hello. Can you hear me? We can hear you. We can hear you. Yeah. I have only two submissions since the chairperson is NCPCR is there. I come from the Kokrajhar district, Bodoland Territorial Council's Assam. Now, in that council area, the implementation of Right to Education Act is absolutely, I should say, not happening to the forest dwellers tribal community. They are being termed as an unserved area. So now, in those areas, the Sarva Shiksha Abhijan has run the community school, which is called NRSDC Center. And that NRSDC Center is actually not recognized under Right to Education Act as a primary school. So my submission to the NCPCR to look into that, there are 82 NRSDC centers. In NRSDC centers, no midday meal, no distribution of books, teacher salaries are paid only 5,000 per month. If those NRSDC center could be provincialized or recognized on post-COVID situation, there will be 11,000 children who will have access to education. So our Right to Education Act implementation, I would say, will fulfill if we could do that. Second submission is, those areas, there are more than 4,000 in one district, children have appeared matric exam or higher secondary exam. Now, because of the livelihood crash into those forest dwellers communities where survival has become so stake, I would request NCPCR, please just instruct to the state, the respective state government, to have a free admission of the matric who is going to result, who is going to come out in the mid of June, matric as well as the higher secondary students, and if possible, from the forest area to continue the girls' child with the sponsorship till the completion of the graduation. I am only talking about the unserved forest areas children where Right to Education Act implementation has not taken place. I think the State Commission for the Protection of Child Rights, NCPCR as a monitoring body, need to look into this matter. Otherwise, it's absolutely excluding this particular community and denying the Right to Education Act, which is a fundamental rights today. I think this is the only submission I have today to respected chairperson of NCPCR. Thank you so much. Thank you. Thank you. So now I request, though we are very little time, and I would request प्रियंक जी की थोड़ा और स्टे करें हमारे साथ. राधिका जी से मैं अनुरोध करूंगा, राधिका अलका जी. She is working with Astha RT as well as RT. राधिका अलका जी. नमस्कार. मैं दो चीजें कहूंगी. विकलांग बच्चों के संदर्भ में मुझे ये कहना है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए हमें थोड़ा सा और प्रोएक्टिवली रीच आउट करने की जरूरत है, और वो हैं विकलांग बच्चे और बच्चे जिनके बहुत मेडिकल नीड्स हैं, जिनके लॉन्ग टर्म नीड्स हैं. फॉर एग्जांपल, जहाँ जैसे एपिलेप्सी की दवाइयाँ या थैलेसीमिया जो रेगुलर, जिन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ चीजें मैं बस ये कहना चाहूंगी. मुझे लगता है कि जो भी चीजें हैं, ज्यादा ड्रॉप आउट होगा इन बच्चों का, वैसे ही स्कूल में जाना मुश्किल हो जाता है इन बच्चों के लिए, और ठीक से शिक्षा पाना. अगर हम हेल्पलाइंस की भी बात करेंगे तो एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा कैसे हमारी हेल्पलाइन को अप्रोच करेगा. मेरा सुझाव ये है कि
हर स्टेट में अभी एक छोटा सा टास्क फोर्स बनाया जाए, जहां बहुत सारी संस्थाएं हैं हमारे देश में जो कि ये स्टेट लेवल पे जो भी कार्यक्रम हो रहा है शिक्षा, बच्चों की शिक्षा के लिए, कुछ लोग ऐसे हों जो इसमें जानकार हों और जो बता पाए और कि किस तरह का हमें मटेरियल बनाना है ताकि वो एक ब्लाइंड बच्चे को भी रीच कर पाए, इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चे को भी रीच कर पाए। हर तरफ हर टाइम पे हमें अलग चीजें करने की जरूरत नहीं है। एक यूनिवर्सल डिजाइन पर्सपेक्टिव लेके अगर हम काम करेंगे तो अभी जो हमारे देश में नॉलेज है, हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको यूज किया जाए इन ऑल द डिसेबिलिटीज एंड हर स्टेट में एक प्रोएक्टिव आउटरीच किया जाए थ्रू आंगनवाड़ी, थ्रू स्कूल्स। बस इतना ही कहना था मुझे। थैंक यू राधिका जी, थैंक यू। एंड मिस्टर नाम्बी, are you hearing my voice from Tamil Nadu? Mr. Nambi, hello. Mr. Nambi, are you hearing me? Hello. Are you hearing me? नहीं। तो मैं जो है अब गुजरात से हमारे मुजाहिद साहब हैं, उनसे मैं कहूंगा कि वो अपनी बात करें। मुजाहिद, मुजाहिद जी आपका माइक म्यूट है। मुजाहिद का माइक म्यूट है। यस मुजाहिद, आप सुन रहे हैं? अब आई आवाज? हाँ यस सर। बहुत सेंसिटिव पॉइंटेड है। मुझसे पहले सभी लोगों ने बात अपनी रखी दी है। अब मुझको ये जो आंगनवाड़ी के में जो सर्विसेज हैं वो एकदम से बिल्कुल सस्पेंडेड हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं उन तक न्यूट्रिशियस जो फूड पहुंचना था और जो उनके साथ केयर, इम्यूनाइजेशन और इस तरह की जो चीजें जो आंगनवाड़ी सेंटर्स में दी जाती थी वो एकदम से ब्रेक हो गई हैं। तो एनसीपीसीआर उसको सारे राज्यों को एक चिट्ठी लिखकर ये करवा सकता है रिस्टोर कि वो दोबारा से उसको शुरू करें। दूसरा, बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हो रहा है। अहमदाबाद से ही तकरीबन 1 लाख लोग दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर चुके हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये जिन जिलों में जा रहे हैं उन जिलों में इनका कैसे दोबारा एडमिशन हो, वहां पर ये पढ़ रहे हैं कि नहीं, और ये अगर 6 महीने 7 महीने बाद दोबारा यहां आएंगे तो मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर एक ड्रॉप आउट की तरफ बढ़ेगा आंकड़ा। तो इसको कम करने के लिए राज्यों के बीच में क्या समन्वय करके ये बच्चे ड्रॉप आउट ना हो इनके, इसके लिए एनसीपीसीआर और आरटी फोरम जो है इसमें कोई एक चिट्ठी जारी करवाकर इस पर कुछ काम। ओके, तो नाउ आई रिक्वेस्ट प्रीति महारा फ्रॉम क्राई। प्रीति, आर यू हियरिंग? हेलो प्रीति। हाँ, yes, I can hear you. Thank you अमरीश जी। नमस्कार प्रियांक जी। मोटे मोटे सारी बातें लोगों ने रखी हैं। मैं 1-2 मुद्दे और जो जिसके ऊपर शायद बहुत ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि हम ये तो कह रहे हैं कि हाँ अब ऑनलाइन एजुकेशन शायद पॉसिबल नहीं है उस हिसाब से, खासतौर से जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज में बच्चे हैं हमारे। लेकिन साथ में जहाँ पे भी ऑनलाइन इंटरनेट की एक्सेस है बच्चों को, शायद ऑनलाइन सेफ्टी को बहुत ज़्यादा ध्यान पे रखने की ज़रूरत है। तो उसके तहत भी काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है ऑनलाइन सेफ्टी को लेके। कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि अगर स्कूल खुलेंगे तो पीपी हमको हेल्थ किट्स चाहिए होंगी और बहुत सारे सैनिटाइजर्स चाहिए होंगे जब स्कूल खुलेंगे भी उस समय पे, तो पर इन सब चीज़ों के लिए बजट कहाँ से आएगा? तो पहले से ही कुछ दिशा निर्देश इस तरीके के शायद करने होंगे ताकि
स्टेट और सेंटर भी बजट प्रोविजनिंग कर सके। दूसरा जो साइको सोशल केयर की बात हो रही है कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर को झेल रहे हैं, तो किस तरीके से साइको सोशल केयर बच्चों को उपलब्ध कराई जाए और क्या कुछ NCPCR के माध्यम से क्या कोई हेल्पलाइन नंबर इस मामले में बच्चों के लिए क्या स्पेशली बच्चों के लिए क्या हम लागू कर सकते हैं कि जहाँ पे CSOs जो काम कर रहे हैं या आम जनता भी जहाँ पे हम बच्चों को ये बहुत ही साइको सोशल जहाँ पे केयर की जहाँ इंटरवेंशन की ज़रूरत है एक बहुत हद तक, तो वहाँ पे उनको क्या ये बेनिफिट दिया जा सकता है। तो ये मोटी मोटी बातें मुझे रखनी थी। धन्यवाद। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अमरीश भाई हाँ अमरीश भाई और डॉक्टर जेटली, सॉरी नहीं इट्स ओके प्रियांक जी। 3 बजे हम लोगों को 3 बजे हम लोगों को ट्रैफिकिंग वाली जो एक कंसल्टेटिव मीटिंग है उसमें उसके लिए जाना होगा, तो आप अपनी बात इसलिए नम्रता जी के बाद फिर मैं बोल लूंगा। नम्रता जी आप प्लीज कंटिन्यू कर लीजिए, थोड़ा सा मेरे को बस वहां जाना है हम लोगों को, तो थोड़ा जल्दी। प्रियांक जी बस थैंक यू सो मच। केवल 2 चीजें बोलनी थी सर। एक तो ये कि काफी सारी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हम लोगों ने कुछ रिकमेंडेशंस तो दिए हैं, बट संस्थाओं ने कुछ गाइडलाइंस भी बनाई, जैसे सेव द चिल्ड्रन में हम लोगों ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं जिससे स्कूल्स और आंगनवाड़ीज रेडी हो जाएं जब बच्चे वापस जाए। तो उस तरह की गाइडलाइंस भी अगर हम NCPCR उसको कंबाइन करें और अपनी तो वो अपनी गाइडलाइंस में अगर आप लोग इनकॉर्पोरेट कर पाए या अपनी एडवाइजरीज में इनकॉर्पोरेट कर पाए तो बहुत हेल्पफुल होगा सर। और दूसरा बहुत ज़रूरी भी होगा कि हम लोग कैसे प्राइमरी डेटा कलेक्ट करें कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है बच्चों पे कोविड का, क्योंकि अभी काफ़ी सारा एनेक्डोटल है, मगर अगर इस तरह का कोई सिस्टमैटिक सर्वे हो जाए, चाहे सैंपल में ही हो जाए, उससे फिर जो डेटा मिलेगा उससे सरकार के लिए भी नीति बनाने में आसानी होगी। तो काफी संस्थाएं अलग अलग तरह से कलेक्ट कर रही हैं, बट कहीं पे वो कन्वीन करके अगर हम कोई प्लेटफॉर्म हो जिसमें हम आपको शेयर कर पाए तो वो भी आपके लिए along with complaints so you can get that data. Just these two suggestions from our side. Okay. प्रियंक जी एक इसमें हमारे बहुत सारे साथी हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं, जैसे विक्रम श्रीवास्तव है और दूसरे बहुत सारे लोग हैं। एक बात मुझे और आपसे कहनी है, जब हम अपनी मीटिंग कर रहे थे इसकी तैयारी के सिलसिले में, तो एक बात है कि आपका एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम फेसबुक पे चलता है और उस फेसबुक प्रोग्राम के बारे में कुछ लोगों के सुझाव थे कि उसमें थोड़ा साइंटिफिक टेम्पर को और बढ़ाया जाए। एक तो यह है कि बच्चों में इस समय और कोविड में तो बहुत उभर के आया कि वैज्ञानिक समझ होना बहुत जरूरी है, तो एक वैज्ञानिक समझ की तरफ बढ़ा जाए। सांस्कृतिक बहुलता की बात आई और थोड़ा सा ये आया कि ये जो है एक डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए उस प्रोग्राम को डिजाइन किया जाए। वो प्रोग्राम बहुत पॉपुलर है, बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन उसमें इन बातों का ध्यान रखा जाए। तो मैंने सोचा आपकी नॉलेज में उसको ला दें। ठीक है, देखिए उस बाल सभा को शुरू ही केवल इसलिए किया है कि बच्चों से पूरे टाइम घर में पढ़ने की अपेक्षा की जा रही है। अब बच्चों को छुट्टी एंजॉय करने दें, बच्चों से बात कर सके, बच्चे कहानी सुन सके, और हमने कोशिश उसमें की है कि जो हर रीजन से हम किसी फ्रीडम फाइटर का, किसी महापुरुष के बारे में बच्चों को बता सके। जैसे आज भी जो बात होगी वो बाघा जतिन के बारे में होगी, जो बंगाल के क्रांतिकारी थे। 2 दिन अभी हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग लोगों के बारे में बातचीत की। हमारा फोकस भी यही है कि जो करिकुलम में छूट गया है, जो शामिल नहीं है, बच्चे नहीं जान पाते, उनको कहानी सुना के थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए और थोड़ा सामान्य ज्ञान बढ़ जाए। और आपकी बात बिल्कुल जो है वो मैं संज्ञान में रखूंगा, और जिन लोगों के बारे में आपको लगता है बच्चों को जानना चाहिए तो कृपया करके आप हमको बताइए, हम उनके बारे में बातचीत बच्चों से करेंगे। दूसरी बात जो एंजेला जी ने कहा, एंजेला जी ने और आपकी प्रेजेंटेशन में जो एक बात थी कि ये चाइल्ड हेल्पलाइन सर्विसेज को एसेंशियल माना जाना चाहिए, हमने तो CWCs को भी एसेंशियल सर्विसेज के पासेस दिलवाए हैं, जहां जहां से हमारे पास हमारे संज्ञान में विषय आ पाया। तो जहां कहीं भी इनफैक्ट चाइल्ड लाइन को भी
हमारे इंटरवेंशन के बाद कुछ एक जगहों पे पासेस मिले, तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि इनको पासेस नहीं मिल रहे हैं या ये मांग रहे हैं और नहीं दिए जा रहे हो। कहीं पे अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो आप प्लीज बताइए, हम विदिन 24 आवर्स उसको सॉल्व करने का काम करेंगे। दूसरी बात ये है कि एक 29 मार्च को हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्ड एक एडवाइजरी बनाई थी। उसमें माइग्रेंट लेबर्स के इशू को और माइग्रेंट लेबर्स के बच्चों के इश्यूज को हमने एड्रेस किया था, साथ साथ स्ट्रीट चिल्ड्रन के इश्यूज को उसमें एड्रेस किया था। आप लोग प्लीज एक बार उसको देखिएगा और कहीं अगर कुछ गैप्स हो तो आप प्लीज बताइए। बाकी आप लोगों के सजेशंस को हम लोग अपने संज्ञान में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सजेशंस के आधार पे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कैसे उनके राइट्स और एंटाइटलमेंट्स मिले, ये हम इंश्योर करवा सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। 1 मिनट और आपको लगेगा। प्रवीर जी हैं, प्रवीर जी वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं उनको निमंत्रित करता हूँ। कोलकाता से हैं प्रवीर जी, CACL के चेयरमैन रहे हैं। प्रवीर बासु, प्रवीर बासु, आर यू हियरिंग? नहीं, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंक जी, आपने समय दिया, आपने हम सबकी बातें सुनी और NCPCR और RT फोरम का ये कोलैबोरेशन बहुत लंबे समय तक के लिए है, जब तक कि हर बच्चे को उसका अधिकार नहीं मिल जाता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।